नेक्स्ट इसमें 4 जो रोग बचे हैं वो हैं आपके स्राव। स्राव के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये सारे क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। पहले आता है पूयस्राव। पूयस्राव क्या था, सन्निपातः असाध्य। तो इसमें होता क्या है, संधि प्रदेश में पाक होने पर, संधि प्रदेश में पाक होगा वहां से पूय का स्राव होगा और अनेक रूप का होगा, क्योंकि सन्निपातः इसलिए अनेक वर्ण का स्राव होगा। श्लेष्म श्राव वाले में क्या होगा, कफ जैसे वर्ण का होगा। तो जो श्राव श्वेत हो, सांद्र हो, पिच्छल हो, वेदना रहित हो, तो ये सारे कफ के लक्षण है। रक्तस्राव वाले में रक्त की विकृति के कारण उत्पन्न तथा रक्त से युक्त उष्ण और अधिक मात्रा में पतला जो स्राव होता है वो रक्तस्राव, और पीत वर्ण का आभास किए हुए एवं नील वर्ण का उष्ण, क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ इसलिए उष्ण होगा, और जल के समान। अब याद करो, पित्त स्राव को दूसरा नाम जल स्राव भी दिया था, तो कंफ्यूज मत होना, जल समझ के कफ में मत कराना। पित्त स्राव का दूसरा नाम जल स्राव है, ठीक है। तो उष्ण व जल के सदृश जो पतला स्राव होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, पित्त स्राव होता है। और कहाँ से होगा ये पित्ता स्राव, ये होता है कनीनक संधि के मध्य से, ठीक है। तो ये थे आपके संधि के 9 रोग और उनकी चिकित्सा। अब शॉर्ट में देखो, इनको ऐसे ही लिखा गया है। पूयालस को हमने मॉडर्न में एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस से कोरिलेट किया है। पूयालस में सन्निपातस दोष है, उसमें चिकित्सा क्या करवा रहे हैं हम, वेदन कर्म। ऐसे ही उपना को लेक्राइमल सिस्ट और इसमें वेदन कर्म करवा रहे हैं। तो इस तरीके से इनको कोरिलेट किया है, शॉर्ट में लिख दिया है मतलब। फिर आता है इसके अंदर पूयालस का मॉडर्न कोरिलेशन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई बार 5 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा खास है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इग्नोर नहीं करना है। अब देखिए, क्वेश्चन आए एग्जाम में, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस को मेंशन करो, या फिर पूयालस आ जाए 5 नंबर में, तो फिर आपको पूयालस तो छोटा सा है, उसमें इतना ज़्यादा क्या लिखोगे आप, चिकित्सा भी उसकी बड़ी नहीं है, तो वहाँ पे आपको एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का डिटेल डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस, जिसको आयुर्वेद में पूयालस से कोरिलेट किया गया है, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, लेक्राइमल सैक के एक्यूट सुपुरेटिव इन्फ्लामेशन को एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। आइटिस नाम से क्लियर है, क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन। किसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, लेक्राइमल सैक का। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस है वो किसका इन्फ्लामेशन है, लेक्राइमल सैक का। सुपुरेटिव, सुपुरेटिव का मतलब यानी कि इन्फेक्शियस होगा, बैक्टीरिया की वजह से होने वाला इन्फ्लामेशन है, जहाँ पे पस का फॉर्मेशन होगा। इटियोलॉजी क्या रहती है, अब खास है, 2 मार्क्स में इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म भी पूछे जाते हैं। तो कॉज्ड बाई पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, हिमोप्टाइक्सिस, न्यूमोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। नाम याद रखने, यहाँ पे ये बैक्टीरिया बहुत चलने वाले आपके ईएनटी में, तो कंफ्यूज मत होना किसमें कौन सा था, एक एक को डे 1 से क्लियर करके चलना। तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में कौन कौन से आ गए, न्यूमोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। दूसरा इसका क्या कारण रहता है, एक्यूट एक्जर्वेशन ऑफ क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। किसी पेशेंट को ऑलरेडी क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है और अचानक से वो एग्रीगेट हो गया, तो वो भी कारण रहेगा वापस से क्रोनिक को एक्यूट में कन्वर्ट करने का। दूसरा है सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि पैरानेजल साइनस, कंजक्टाइवा, इनमें से अगर किसी का इन्फेक्शन है तो यहाँ से वो बैक्टीरिया जो है या इसका जो ऑर्गेनिज्म है वो लेक्राइमल सैक तक जाएगा और वहाँ पे इन्फ्लामेशन करेगा, क्लियर है। या फिर किसी को डेंटल डिजीज है, डेंटल एब्सिस है या डेंटल कैरीज है, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पे जो है लेक्राइमल सैक का भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स को, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस के क्लिनिकल फीचर को 3 स्टेज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली आती है, इसके स्टेज के भी नाम पूछे जाते हैं, स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस। सेकंड आती है स्टेज ऑफ लेक्राइमल एब्सिस। थर्ड आती है स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। तो पहली स्टेज की बात करें, स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, इसमें क्या होगा, अब इन्फ्लामेशन शुरू ही हुआ है, तो शुरू में तो धीरे धीरे उसमें पाक भी होना शुरू होगा, इसलिए स्वेलिंग कैसी रहेगी, पेनफुल रहेगी। तो पेनफुल स्वेलिंग रहेगी, एपीफोरा,
एपीफोरा का डिटेल में टॉपिक भी है आपके, लेकिन एपीफोरा में कोई डिटेल डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ है नहीं, तो जो फोरा है उसको आपको एक लाइन में ही याद रखना है। एपीफोरा क्या होता है? आउटफ्लो इज ब्लॉक्ड। जो देखो, मैंने आपको आई की एनाटॉमी पढ़ाई थी, तब लैक्रिमल सैक भी बताया था। लैक्रिमल सैक में क्या हो रहा है? टीयर का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और वहाँ से वो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट से होकर के टीयर बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर जो लैक्रिमल सैक है उसका क्या हुआ? इन्फ्लामेशन, यानी कि वहाँ पे पस भर गई। पस भर गई तो वहाँ पे क्या होगा? जो टीयर का जो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो प्रोडक्शन तो होगा, लेकिन उनका सिक्रीशन, उसका आउटफ्लो क्या हो जाएगा? उस पस की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एपीफोरा, ठीक है। तो एपीफोरा टर्मिनोलॉजी क्लियर रखना, किसको कहते हैं? अगर टीयर का आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ब्लॉक्ड हो जाए, तो उसको हम कहते हैं एपीफोरा। और ये किस में देखने को मिलेगा? स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस। दूसरा, इन्फ्लामेशन चल रहा है तो फीवर रहेगा, थकावट रहेगी, और इन्फ्लामेशन के जितने भी कार्डिनल साइन है, रेडनेस और वहाँ पे हीट रहेगी, टेंडरनेस रहेगी, वो सब रहेगा। फिर आता है स्टेज ऑफ लैक्रिमल एब्सिस। सेकंड स्टेज आती है स्टेज ऑफ लैक्रिमल एब्सिस। एक सेकंड। स्टेज ऑफ लैक्रिमल एब्सिस में क्या होगा? इन्फ्लामेशन कंटिन्यू चलता जा रहा है। अब जी इन्फ्लामेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, पस का फॉर्मेशन भी बढ़ रहा है, तो जो भी वहाँ की कैनाले खुली होंगी, जो भी डक्ट होंगी, वो सब ब्लॉकेज हो जाएंगी, उन सब में ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जो पस वहाँ पे बन रही है वो वहीं इकट्ठी बनी रहेगी, आगे नहीं, ड्रेनेज उसका नहीं हो पाएगा। तो जो लैक्रिमल सैक है वो पूरा का पूरा पस से भर जाता है, क्योंकि कैनाली खुली तो ब्लॉकेज हो चुकी, तो पस का ड्रेनेज नहीं हो रहा, तो पस वहीं इकट्ठी होती रहेगी, जिसके कारण पॉइंटेड लैक्रिमल एब्सिस फॉर्म हो जाता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एक जो है गड्ढा है, और इसमें बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, फिर ये थोड़ा ऊंचाई तक उठेगा, तो इसी तरीके से ये क्या हो जाता है? जो लैक्रिमल सैक है वहाँ पे पॉइंटेड एब्सिस का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर इसमें पस बढ़ती जाती है, फिल होती जाती है, तो लैक्रिमल सैक की जो इंटीरियर वॉल है वो डिस्टेंट हो जाती है, और इतना ज़्यादा अगर उसमें एक्सटेंशन होता रहा, डिस्टेंशन होता रहा, तो एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगी? रप्चर। क्लियर है? तो लैक्रिमल एब्सिस, अगर लैक्रिमल एब्सिस की सेकंड स्टेज जो आ गई, डेक्रोसिस्टाइटिस की सेकंड स्टेज अगर आ गई और उसमें पस कंटिन्यू बनती रही, तो वो जो एब्सिस बनी है वो अपने आप ही क्या हो जाती है? रप्चर हो जाती है। फिर आती है स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। अब यहाँ तक तो क्या था कि इन्फ्लामेशन कंटिन्यू चल रहा था, पस फॉर्म होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक टाइम बाद वो भी रप्चर होगी और अपने बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढेगी। फिस्टुला क्या है? कोई भी दो स्ट्रक्चर के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? फिस्टुला कहते हैं। अब यहाँ पे जो एब्सिस बनती जा रही है, आपने इसको ट्रीट नहीं किया, इस पस को बाहर नहीं निकाला, तो पस बाहर नहीं निकलेगी तो कहीं और रास्ता बनाएगी, और वो रास्ता ही क्या है? फिस्टुला। तो इसमें होता क्या है कि अगर लैक्रिमल एब्सिस को आपने ट्रीट नहीं किया, अनट्रीटेड छोड़ दिया, तो उसके कारण लगातार डिस्चार्ज होता रहता है, और वहाँ पे एक्सटर्नल फिस्टुला फॉर्म हो जाता है। और ये फिस्टुला कहाँ बनेगा? जो मीडियल पल्पेबल लिगामेंट है उसके नीचे फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये थी इसकी क्लिनिकल फीचर्स। फिर उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन। अगर पेशेंट को डेक्रोसिस्टाइटिस है, उसको ट्रीट नहीं किया, तो उसको एक्यूट कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, क्योंकि कंजक्टिवा पास का स्ट्रक्चर है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, लिड में एब्सिस हो जाएगी, कॉर्निया तक अगर डीप इन्फेक्शन पहुँच गया तो कॉर्निया में अल्सरेशन हो सकता है, ऑस्टियोमाइलिटिस ऑफ लैक्रिमल बोन, जो आई की जो बोन है उसमें पस बन सकती है, ऑस्टियोमाइलिटिस हो सकता है, और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकती है, क्योंकि अगर बैक्टीरिया ब्रेन तक पहुंच गया तो वो कैवर्नस साइनस, इन सब के कॉम्प्लिकेशन वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप इसका? तो अगर पेशेंट सेलुलाइटिस स्टेज में है, सेलुलाइटिस की में, तो वहाँ आपको क्या करना है, यानी कि अभी इन्फ्लामेशन शुरू हुआ है, तो वहाँ पे आप टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं आई पर लगाने के लिए, या सिस्टमिक एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है एंटी इन्फ्लामेटरी, क्योंकि इन्फ्लामेशन चल रहा है तो आपको एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक्स देने हैं, और वहाँ पे जैसे सिकाई बोलते हैं ना, तो हॉट फॉर्मेंटेशन करवाना है। अगर पेशेंट सेकंड स्टेज में पहुंच गया, यानी कि एब्सिस का फॉर्म हो चुका है, तो जो भी हमने ट्रीटमेंट पहले फॉलो अप किया था,
कि एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे रहे हैं, वो तो देना ही है। साथ-साथ हमें क्या करना है, पस का ड्रेनेज भी करवाना है। क्यों? क्योंकि अगर पस को ड्रेन नहीं करवाया तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके लिए 2 टेक्निक होती हैं, डीसीआर एंड डीसीटी। तो ये डीसीआर और डीसीटी पूछा जाता है एपीजीटी के एग्ज़ाम में। कौन सी डिजीज़ में कराते हैं हम? तो डेक्रोसिस्टाइटिस के केस में अगर एब्सिस का फॉर्म हो जाता है तो उस पस के ड्रेनेज के लिए हम डीसीआर, डीसीटी कराते हैं, पढ़ेंगे डिटेल में। फिर आती है थर्ड स्टेज, अगर फिस्टुला बन गया है तो फिस्टुलेक्टोमी करानी है। उसके साथ-साथ आपको डीसीटी और डीसीआर भी कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं डीसीआर क्या है? डीसीआर है डेक्रोसिस्टाइटोराइनोओस्टोमी, ठीक है? नाम क्लियर है? तो डीसीआर में हम करते क्या हैं, आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पस बन गई है, पस को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम एक ओपनिंग बना के उस पस का क्या करवाएंगे, ड्रेनेज करवाएंगे। साथ साथ क्या हो रहा था, वहाँ पे एपीफोरा हुआ था, टीयर का फ्लो ब्लॉकेज हो गया था। तो टीयर का फ्लो ब्लॉकेज ना हो उसके लिए अलग रास्ता बनाना पड़ेगा। यानी कि एक तरह से आप कह लो कि जैसे मान लो ये कोई रोड है और यहाँ पे पूरे पे ट्रैफिक जाम हो रखा है। अब यहाँ पे कोई ट्रक है, इसको यहाँ तक जाना है, तो ये बाईपास होके भी तो जा सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर ये जो है कैनाल है, ये सड़क है, ये ब्लॉकेज हो गई है, ये पूरा रास्ता ब्लॉक है, यहाँ की कोई चीज़ है वो यहाँ नहीं जा पा रही है, तो आप एक बाईपास बना दो जिससे ये रास्ता ऐसे चला जाए और ये रास्ता खत्म। तो बिल्कुल यही प्रोसेस होता है डीसीआर का। इसमें क्या करते हैं हम, आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन बनाते हैं, किसके बीच में, लैक्राइमल सैक और मिडल मिएटस ऑफ नोज के बीच में, क्योंकि नेजो लैक्राइमल डक्ट कहाँ खुल रही थी, नोज में खुल रही थी, मिडल मिएटस में, ठीक है। तो एक बाईपास बनाते हैं लैक्राइमल सैक, जिससे क्या हो रहा है, जो लैक्राइमल सैक में जो टीयर फॉर्म हो रहे हैं, तो जो नेजो लैक्राइमल डक्ट जो ब्लॉक हो चुकी है, जिससे टीयर का फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो डायरेक्ट ही कहाँ पहुंच जाए, मिडल मिएटस ऑफ नोज में, ठीक है। तो क्या किया हमने, आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन बनाया जाता है बिटवीन लैक्रिमल सैक एंड मिडल मिएटस ऑफ नोज टू बाईपास द ऑब्स्ट्रक्ट नेजो लैक्राइमल डक्ट, जिससे टीयर जो है लैक्राइमल ग्लैंड से पंक्टा, फिर कैनालिकुली, फिर लैक्रिमल सैक से डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, नोज में जाएंगे, अब नेजो लैक्राइमल डक्ट में नहीं जाएंगे। क्लियर है? तो लैक्रिमल ग्लैंड में टीयर का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ से पंक्टा तक आए, कैनालिकुली में गए और लैक्रिमल सैक से डायरेक्ट कहाँ पहुँचे, नोज में। इंडिकेशन क्या रहेगा, अगर लैक्रिमल सैक में पस बन गई है, म्यूकोसील बन गया है, तो आपको डीसीआर कराना पड़ेगा। अगर पेशेंट को क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है तो भी आपको क्या कराना पड़ेगा, डीसीआर कराना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या रहता है, नेजल कैविटी में 4% सॉल्यूशन ऑफ आपको क्या लेना है, जाइलोकिन का लेना है, किसके साथ, एड्रीनलिन के साथ का सोक्ड गॉज पीस रखते हैं। सबसे पहले जब भी हम सर्जरी करा रहे हैं तो वहाँ हमें लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ करना पड़ेगा। तो लोकल एनेस्थीसिया के लिए हम क्या करते हैं, 4% डायलोकेन को एड्रीनलिन के साथ एक गॉज पीस में लेके वहाँ पर नोज़ में सर्जरी से पहले रख देते हैं और नेज़ल पैक कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इंसिजन लगाते हैं स्किन के अंदर। कहाँ पे लगाना है आपको इंसिजन, जो इनर कैंथस है उससे 3 mm मीडियली, यानी कि ये आई है, ये नोज़ है, ये इनर कैंथस है, तो इससे 3 mm की दूरी पर आपको 2 सेंटीमीटर लंबा क्या लगाना है, इंसिजन लगाना है स्किन पर। जैसे ही आप इंसिजन लगाओगे आपको लैक्रिमल सैक एक्सपोजर दिख जाएगा, दिख जाएगी। फिर क्या करना है आपको, वहाँ पे बोन भी होगी, पेरिओस्टियम भी होगी नोज़ की, तो पेरिओस्टियम को इंसाइज कर देना है और लैक्रिमल बोन को एक्सपोज करना है। बोनी क्रेस्ट को हथौड़े से, हैमर से रिमूव करना है और नेज़ल म्यूकोसा को हमें एक्सपोज करना है, देखना है। मिडल मिएटस की नेज़ल म्यूकोसा और सैक की मीडियल वॉल को देखिए, मिडल मिएटस की नेज़ल म्यूकोसा और सैक की मीडियल वॉल को हमें क्या करना है, एनास्टोमोस करना है, यानी कि इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करना है वर्टिकल इंसिजन लगा के। फिर जो हमने इंसिजन लगाया उसको क्लोज करना है, नोज़ को पैक करना है
और जो हमने वहाँ पे ये ज़ैलोकेन रखा था उसको सेकंड डे हमें रिमूव कर देना है। तो जो नेज़ल पैक है उसको दूसरे दिन रिमूव कर देना है। थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे को हमें सिरिंजिंग करनी है क्योंकि पस होगी उसको ड्रेनेज करना है और 7th डे हमें स्किन के सूचर को भी क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ये कम टाइम में किया जाने वाला सेफर प्रोसीजर है और ये लोकल एनेस्थीसिया द्वारा ही किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर सर्जरी नहीं है, बहुत इजीली इसको किया जा सकता है लोकल एनेस्थीसिया की हेल्प से। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ क्या किया है हमने यहाँ पे। नेज़ल कैविटी में हमने पहले नेज़ल पैक किया, लोकल एनेस्थीसिया दिया, फिर हमने इनर कैंथस से 3 mm मीडियली 2 सेंटीमीटर इंसिजन लगाया। जो लैक्रिमल सैक थी उसको एक्सपोज करके उसमें पस थी उसको देखा। फिर कनेक्शन बनाने के लिए हमने ये सब चीज़ किया बीच का प्रोसीजर, क्योंकि हमें सैक और नोज़ का जो मिडल मेटस है उसके बीच में कनेक्शन बनाना है। तो पेरिओस्टियम को हमने इंसाइज किया, पहले लैक्रिमल बोन को निकाला, जो बोनी क्रेस्ट था उसको रिमूव कर दिया और सैक को डायरेक्ट हमने नेज़ल म्यूकोसा से कनेक्ट कर दिया, फिर इसकी पैकिंग कर दी। तो ये था पूरा प्रोसेस आपका DCR का। उसके बाद आता है DCT। DCT में क्या कर रहे हैं, जो लैक्रिमल सैक तो अभी तक तो हमने क्या किया था, DCR में तो कनेक्शन बनाया था। DCT है डेक्रोसिस्टेक्टोटॉमी। इसमें हम लैक्रिमल सैक को ही रिमूव कर देंगे क्योंकि उसमें बार बार पस फॉर्म हो रही है, अदर जो स्ट्रक्चर हैं वो भी उससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट लैक्रिमल सैक को ही रिमूव कर देते हैं, उसको कहते हैं हम DCT। इसके इंडिकेशन क्या रहेंगे, अगर जो लैक्रिमल सैक है उसका ट्यूबरकुलोसिस हो गया है या मैलिग्नेंसी हो गई है, कैंसर में कन्वर्ट हो गया है, या फिर लैक्रिमल सैक की फाइब्रोसिस हो गई है, तो उस पूरे केस में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट लैक्रिमल सैक ही रिमूव करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या करते हैं, लैक्रिमल सैक और सराउंडिंग एरिया को ज़ैलोकेन 2% एनेस्थीसिया से एनेस्थाइज करते हैं। स्किन में वही 2 सेंटीमीटर लॉन्ग 3 mm मीडियल टू इनर कैंथस इंसिजन लगाना है। इंसिजन लाइन के अलोंग और भी कुलेरिस मसल होगी, उसको आपको बीच में से स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद जैसे ही आप स्प्लिट करोगे आपको लैक्रिमल फेसिया दिखाई देगा। उसको देखने के बाद आपको उस पर भी इंसिजन लगाना है। इंसिजन लगाने के बाद आपको लैक्रिमल सैक दिख जाएगी। फिर उसको आपको फॉरवर्ड खींचना है, डाउन करना है, ट्विस्ट करना है और नेज़ोलैक्रिमल डक्ट से उसको उखाड़ करके आपको क्या कर देना है, अलग कर देना है। डक्ट के अपर एंड को क्यूरेट करके इंसिजन को क्लोज कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमने डक्ट को अलग नहीं किया है, हमने लैक्रिमल सैक को अलग किया है। तो बस DCT DCR में इतना डिफरेंस है। DCR में हमने कम्युनिकेशन बनाया नोज और लैक्रिमल सैक के बीच में, लेकिन अगर लैक्रिमल सैक में बार बार पस का फॉर्म हो रहा है तो कंप्लीट सैक को अगर रिमूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, DCT कहते हैं। फिर इसमें ही नेक्स्ट आता है क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस वही एक्यूट की बड़ी हुई स्टेज। तो क्रोनिक सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ लैक्रिमल सैक जो कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हुआ है, अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन है तो उसको क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस कह दिया। लॉन्ग ड्यूरेशन से अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बना रहता है तो वो एक्यूट वाला जो है वो क्रोनिक में चेंज हो जाता है। इसकी इटियोलॉजी क्या रहती है, जो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस है वो मेनली 40 to 60 एज ग्रुप में मिलेगा, फीमेल में ज़्यादा होता है ये। जो लोअर मिडिल क्लास ग्रुप है उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि पुअर हाइजीनिक कंडीशन रहती है, इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन है अगर नेज़ल म्यूकोसा का तो भी नोज से जो इन्फेक्शन है वो लैक्रिमल सैक तक जा सकता है। बहुत ज़्यादा लैक्रिमेशन हो रहा है या फिर लोअर एंड ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो वहीं पे अगर टीयर और वो सब जो भी फ्लूइड सिक्रीशन है वो अगर वहीं एक्यूमुलेट हो रहा है तो उस केस में वो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन रहेगा, वही स्टेफाइलोकोकस और न्यूमोकोकस। इसकी 4 स्टेज होती हैं, उसकी हमने पढ़ी थी 3 स्टेज हैं, इसकी टोटल कितनी है, 4 स्टेज है। सबसे पहले आती है स्टेज ऑफ क्रोनिक कैटेरियल डेक्रोसिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है, पहले टीयर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो आंखों से लगातार पानी आता रहेगा, थोड़ी बहुत रेडनेस रहेगी नर कैंथस वाले एरिया पे। और क्या होगा, यहाँ पे जब भी आप उस
लैक्रिमल सैक वाले एरिया को प्रेस करोगे तो वहाँ से पस बाहर निकलेगी। तो पस का बाहर निकलना ही हम क्या कहते हैं, रीजर्जिटेट। तो रीजर्जिटेशन टेस्ट यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पस धीरे-धीरे एक्यूमुलेट हो रही है। सेकंड स्टेज होती है इसकी लैक्रिमल म्यूकोसील। इसमें क्या होगा, एपीफोरा तो आपको मिलेगा ही, ब्लॉक मिलेगा सब कुछ। सैक के चारों ओर स्वेलिंग मिलेगी और मेनली जो स्वेलिंग होगी वो कहाँ मिलेगी आपको, मीडियल पल्पेबल लिगामेंट के नीचे। प्रेशर से म्यूकोइड जो फ्लूइड है वो रिजर्जिटेट होगा, पंक्टा से होकर के बाहर निकलेगा। तो जैसे ही आपने आसपास वाले एरिया पे प्रेशर डाला तो जो फ्लूइड वहाँ पे कलेक्ट हो रखा है वो रिजर्जिटेट होगा, कहाँ से, पंक्टा से। थर्ड स्टेज आती है सुपरेटिव डेक्रोसिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है, जब भी आप सैक पे प्रेशर डालोगे तो वही पस अब पहले क्या थी, म्यूकोसील और वो सब बन रहा था, म्यूकोइड पस था, वो म्यूकोप्यूरुलेंट हो गया, वहाँ से रिजर्जिटेट होगा, कहाँ से, पंक्टा से। थर्ड आती है फाइब्रोटिक सैक। अब इन्फेक्शन बढ़ता रहा, इन्फ्लामेशन होता रहा, अब वहाँ पे फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, म्यूकोसा की थिकनिंग शुरू हो जाएगी। तो लो ग्रेड रिपीटेड इन्फेक्शन रहेगा बार बार, उसकी वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड रिजल्ट इन स्मॉल फाइब्रोटिक सैक ड्यू टू थिकनिंग ऑफ म्यूकोसा। जो म्यूकोसा है उसकी थिकनिंग की वजह से कंप्लीट सैक की क्या हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है, और ये इसकी आखिरी स्टेज है। इसीलिए हमें वहाँ से क्या करना पड़ेगा, सैक को रिमूव ही करना पड़ेगा। ठीक है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में आप सिरेंजिंग करवा सकते हो, जो पस बन रहा है, फ्लूइड बन रहा है, उसका ड्रेनेज करवा सकते हो, और परमानेंट ट्रीटमेंट में डीसीआर या डीसीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका पूयालस, जिसका मॉडर्न कोरिलेशन था आपका एक्यूट एंड क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5-10 मार्क्स में आता ही आता है। तो कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।